हेलो क्लास 10, वेलकम बैक टू द अनदर लेक्चर ऑफ एसएससी सोशल स्टडीज़। तो आज हम करने वाले हैं माइंड मैप ऑफ पावर शेयरिंग। वन शॉट करेंगे इसका, बहुत ही जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं बताने को, ठीक है। तो इसमें मेनली हमें पावर शेयरिंग बताई गई कि हमें पावर शेयरिंग क्यों करनी चाहिए, क्यों ज़रूरी है पावर शेयरिंग, क्यों ज़रूरी है ये बताने के लिए हमें इन्होंने दो तरह के हमें एग्जाम्पल दिए। एक दिया श्रीलंका का, एक दिया बेल्जियम का, ठीक है। श्रीलंका और बेल्जियम का मैं एग्जाम्पल दिया, व्हाट इज पावर शेयरिंग इज इम्पॉर्टेंट, ओके। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पावर, वो क्या कहते हैं, बेल्जियम की। बेल्जियम एथनिक कॉम्पोजिशन समझेंगे हम पहले बेल्जियम का। बेल्जियम का पहले एथनिक कॉम्पोजिशन, मतलब कि वहाँ पर कैसे कैसे लोग, कैसे कल्चर के लोग रहते हैं। एथनिक मतलब क्या होता है कि एक सोशल डिवीजन की कल्चर के बेस पे कर लिया या फिर रिलीजन के बेस पे हमने डिफ्रेंशिएशन कर लिया, ठीक है। जिसमें हम पढ़ेंगे कि हाँ भाई, हमारा जो बेल्जियम है, मान लो ये पूरा बेल्जियम है, ये पूरे दो हिस्सों में बटा हुआ है, ठीक है। इट इज़ कॉल्ड फ्लैमिश रीजन, इट इज़ कॉल्ड वलोनियन रीजन, ठीक है। फ्लैमिश रीजन में जो रहते हैं ना, वो डच स्पीकिंग लोग रहते हैं, ठीक है। ठीक है, जो कि बैकवर्ड कम्युनिटी, मतलब कि बहुत पुराने, मतलब कि ज़्यादा पैसे नहीं है उनके पास, जो कितने की 49, मतलब कि मेजॉरिटी में है। कितने किस में है, मेजॉरिटी में, मेजॉरिटी में है, ठीक है। और जो हमारा वॉलोनियल रीजन, उसमें रहते हैं फ्रेंच स्पीकिंग लोग, जो कि पावरफुल और रिच है, जो कि 40% है सिर्फ। और जर्मनी वाले हैं 1%, जो जर्मन बोलते हैं, ठीक है। फ्रेंच स्पीकिंग कितने हैं, 40, मतलब कि माइनॉरिटी में है। और डच स्पीकिंग कितने हैं, 49, मतलब मेजॉरिटी में। अब आ जाते हैं हम इसकी कैपिटल की ओर। ब्रुसेल क्या है इसकी, ब्रुसेल है इसकी कैपिटल, कैपिटल, कैपिटल ऑफ बेल्जियम है, ठीक है। इसमें जो है ना, इसमें जो डच स्पीकिंग लोग हैं, डच स्पीकिंग जो लोग हैं इसमें, वो कितने हैं, वो 20% हैं। और इसमें क्या है, इसमें 80% हैं। इसमें क्या है, फ्रेंच स्पीकिंग जो लोग हैं वो क्या है, मेजॉरिटी में हैं, ठीक है। और डच स्पीकिंग लोग क्या है, माइनॉरिटी में है। ब्रुसेल लेवल पर जो मेजॉरिटी में वो है फ्रेंच, और जो माइनॉरिटी में वो है डच, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में टेंशन हो जाती है, ठीक है। इन दोनों के बीच में क्या होता है, 1950 और 60s में इनके बीच में टेंशन बढ़ जाती है कि हाँ भाई, जो पावरफुल लोग हैं वो ज़्यादा चीज़ें हमारी ले रहे हैं, हमारी एजुकेशन वो ले रहे हैं। फ्रेंच वालों को लगता था ये गरीब लोग हैं, ये हमारे से मतलब कि सरकार इनके ऊपर ज़्यादा खर्च कर रही है, इस टाइप की वो हो जाती है, ठीक है। तो इसमें जो हमारा वो क्या कहते हैं, जो हमारी वो है गवर्नमेंट, वो कुछ स्टेप्स उठाती है, वो करती है कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज, ठीक है। क्या करती है, वो करती है कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज, चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन। क्या चेंज करती है, मेनली क्या कहते हैं, 1917 टू 1993 में वो फोर टाइम अपना कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करती है। पहले क्या करती है, एक नया मॉडल बनाती है, ठीक है। फिर क्या करती है, फिर वो उन मॉडल मतलब की एक नई गवर्नमेंट बनाती है, या फिर कहो कि सबको पावर दे देती है एक दूसरे की, ठीक है। या फिर इसको ना भी लिखोगे तो भी चलेगा। वो करती है इक्वल मिनिस्टर ऑफ डच एंड फ्रांच, फ्रांच डच और फ्रांस बोलने वाले जो लोग थे उनके इक्वल इक्वल मिनिस्टर रखती है, सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल और लोकल लेवल पे, ठीक है, ठीक है। और ये क्या करता है, ये स्टेट वो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो अपनी स्टेट गवर्नमेंट को पावर दे देती है। स्टेट गवर्नमेंट के पहले क्या होता था, सब काम कौन करता था, सेंट्रल गवर्नमेंट करती थी, स्टेट बस देखने के लिए होती थी, स्टेट के पास अपनी कोई सी पावर नहीं होती थी। पर इसने क्या करा, इसने पावर दे दी स्टेट को कि भाई आराम से तू संभाल ले सकते हो। और इन्होंने क्या करा, ब्रुसेल के अंदर एक नया इक्वल रिप्रेजेंटेटिव रखे, किसके, कम्युनिटी गवर्नमेंट की। इन्होंने एक नई गवर्नमेंट बनाई जिसका नाम था कम्युनिटी गवर्नमेंट, जो क्या करती थी, वो कल्चर रिलेटेड बातों को देखती थी, उनके ऊपर स्टेप्स लेती थी, ठीक है। इन्होंने एक नई गवर्नमेंट बनाई जो कि थी कम्युनिटी गवर्नमेंट, जो कि कल्चर एजुकेशन को देखती थी वहाँ के लोगों की, लोकल लोगों के, ठीक है। उसमें भी इक्वल नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव रखे, मिनिस्टर्स रखे, ठीक है। ये तो समझ में आ गया केस कि इन्होंने क्या करा, 4 टाइम कॉन्स्टिट्यूशन बदल के साफ सीधी बात कर डाली। आते श्रीलंका के ऊपर, ठीक है, किसके ऊपर, श्रीलंका के ऊपर। श्रीलंका में जो था ना, उसमें जो सिंघाला बोलने वाले लोग थे वो 74% थे। तमिल बोलने वाले लोग कितने थे, 80% थे। क्रिश्चियन कितने थे, 7% थे, ठीक है। तो कौन माइजॉरिटी में है, माइजॉरिटी, माइनॉरिटी। तो माइजॉरिटी में श्रीलंका सिंघाला बोलने वाले, और माइनॉरिटी में है तमिल। तमिल हिंदू भी थे, मुस्लिम भी थे, पर दो तरह के तमिल थे, श्रीलंकन तमिल और इंडियन तमिल। श्रीलंकन तमिल जो थे वो शुरू से ही वहाँ पर रह रहे हैं, ठीक है, शुरू से ही वहाँ पर रह रहे हैं। पर इंडियन तमिल जो थे वो इंडिया से भेजे गए थे ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा चाय की खेती करने के लिए, ठीक है। तो इधर क्या हो जाता है ना, इधर मेजोरिटीनिज्म फैल जाता है। मेजोरिटीनिज्म जहाँ पे गवर्नमेंट मेजोरिटी पर्पज से ज़्यादा बातें मानती है, ठीक है, वहाँ पर मेजोरिटीनिज्म फैल जाता है, जिसमें क्या कहते हैं,
जो गवर्नमेंट है वो सिर्फ सिंघाला लोगों की बात मान रही थी, ना क्रिश्चियंस की ना तमिल्स की, ठीक है। उन्होंने एक एक्ट पास करा जिसके अंदर क्या कहते हैं, जिसको भी जॉब मिलेगा पहले मिलेगा सिंघाला लोगों को जॉब, उसके बाद तमिल लोगों को जॉब, देखा जाएगा मिलेगा या नहीं। उन्होंने बुद्धिज्म मतलब कि जो सिंघाला की लैंग्वेज, सिंघाला का वो था क्या कहते हैं धर्म, उन्हें प्रमोट करना स्टार्ट कर दिया। कहने लगे सेव सेव बुद्धि सेव बुद्धिज्म, प्रिवेंट बुद्धिज्म, स्फेयर में फैला पूरा बुद्धिज्म फैलाओ वगैरह वगैरह बोलने लगे, ठीक है। इन्होंने सिंह वो कहते हैं सिंघाला को ऑफिशियल लैंग्वेज तक डिक्लेयर कर दिया है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद भाई तमिल को गुस्सा आ गया, तमिल ने कुछ मांग करी। तमिल ने कहा कि हमारे लिए एक अलग देश बना दो, हमारी या फिर हमारी लैंग्वेज को भी अपनी लैंग्वेज में क्या कहो, अपनी लैंग्वेज ऑफिशियल लैंग्वेज रखो, हमारी लैंग्वेज को भी ऑफिशियल लैंग्वेज रखो, हमारे लिए अलग देश बना दो, हमारे लिए तालिब इलम इलम, क्वेश्चन आ जाएगा इलम। तो हाँ, इलम इलम मतलब कि स्टेट, हमारे लिए एक अलग स्टेट बना दो, ठीक है। अब तो फिर क्या हुआ, फिर अगर सरकार ने बात सुनी नहीं तो क्या हुआ, उन्होंने करना पड़ा सिविल वॉर। वहाँ पर सिविल वॉर हो गई, थाउजेंड्स लोग मारे गए, सब अपना घर छोड़ के चले गए, कुछ मर गए। वही सिविल वॉर एंड कब हुई, एंड हुई 2029 में, 29 29 मतलब जो भी है, ठीक है। अब आते हैं इधर, डिज़ायरेबल। देखो उन्होंने क्या करा कि वाई पावर शेयरिंग इज डिज़ायरेबल, ये क्वेश्चन आता है व्हाट इज वाई पावर शेयरिंग इज डिज़ायरेबल, क्योंकि उसके दो रीज़न है, पोटेंशियल रीज़न एंड पोटेंशियल रीज़न एंड मोरल रीज़न, ठीक है। तो मोरल रीज़न क्या कहता है कि पावर शेयरिंग जो है वो स्प्लिट ऑफ डेमोक्रेसी है, ठीक है। मगर पोटेंशियल रीज़न क्या कहता है कि पावर शेयरिंग इसलिए ज़रूरी है क्योंकि पावर शेयरिंग करने से हमारे बीच में कॉम्प्लेक्स नहीं होता, सोशल इशूज़ बढ़ते नहीं है, सोशल ग्रुप बढ़ते नहीं हैं, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। हमारे अंदर कॉम्प्लेक्स नहीं बढ़ता, सोशल ग्रुप के बीच में, उनके बीच में स्टेबिलिटी बनी रहती है, इस वजह से क्या कहते हैं पोटेंशियल रीज़न ये कहता है, ठीक है। अब आते हैं फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग की मेनली 4 फॉर्म्स हैं, ठीक है, जो हमें दी गई है। हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग मतलब कि दिस टाइप ऑफ पावर शेयरिंग, जो कि किस किस के बीच में होती है, सेंट्रल, स्टेट एंड सॉरी वर्टिकल है, सॉरी वर्टिकल है, ये लोकल गवर्नमेंट। ये क्या है, ये है वर्टिकल पावर शेयरिंग। हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग क्या है, दिस टाइप ऑफ पावर शेयरिंग, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, इनके बीच में जो होती है, ठीक है। और अमॉन्ग डिफरेंट ग्रुप्स, अमॉन्ग डिफरेंट ग्रुप्स मतलब कि कम्युनिटी ग्रुप्स, रिजर्वेशन कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारे बीच में, ये सब क्या है, ये सब डिफरेंट सोशल ग्रुप्स की वजह से, ठीक है, कि उन सब के लिए भी हमने सीट रिजर्व कर रखी है, ठीक है। पॉलिटिकल पार्टी, प्रेशर ग्रुप्स, मूवमेंट, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें मतलब कि पॉलिटिकल्स पार्टीज़ के थ्रू हमने पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो वादा करते हैं उस हिसाब से वो कर रखा है, डिफरेंट ग्रुप्स के लिए, डिफरेंट ग्रुप्स के लिए वो सब कर रखा है, जो पॉलिटिकल पार्टी अगर जीत गई तो वो करेगी, ओके। तो दैट्स इट, दिस इज़ हमारा, ये है हमारा पावर शेयरिंग चैप्टर, यहीं पे ख़त्म होता है, बहुत छोटा चैप्टर था। आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा।